अब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम है सावले सपनों की याद। प्रस्तुत पाठ इसका हम पहले सार देखेंगे, उसके बाद में आगे चैप्टर पढ़ना आरंभ करेंगे। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। मतलब जो हम पहले भी कई बार बताया है कि गद्य की लिखने की अपनी एक विधा होती है, तो ये डायरी शैली में संस्मरण लिखा गया है और पक्षी विज्ञानी सालिम अली की जीवन कथा पर आधारित है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में प्रस्तुत किया है, उसको व्यक्त उन्होंने करके दिखाया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। मतलब उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है और इस तरह के अभिव्यक्ति और भाषा शैली का प्रयोग किया है कि वाकई दिल को छूती है। वो कैसे क्या बताने की कोशिश की है इसमें चैप्टर में आगे बताया जाएगा। और सालिम अली जो हुए प्रसिद्ध वर्ड वाचर मतलब जो पक्षियों का ध्यान रखते हैं, पक्षियों के बारे में उनके बारे में जो अध्ययन जो करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनको वर्ड वाचर कहते हैं। और वो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी भी थे। तो जो जाबिर हुसैन हैं, चैप्टर के जो राइटर हैं ये यहाँ पर, वो कभी सालिम अली से मिले होंगे, तो अब उन्हें उनकी जो यादें हैं वो थोड़ी धुंधली पड़ गई हैं। मतलब थोड़ी उन्हें कम, तो उन्होंने उन यादों को सावले सपनों की याद दिया है। सावले सपनों की याद। तो चैप्टर के राइटर जो हैं वो हैं जाबिर हुसैन और लिखा किसकी जीवन कथा पर है? सालिम अली, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी अर्थात वर्ड वाचर हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम माने भीड़ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अब ये जो लिखा गया है, उन्होंने शुरुआत जो चैप्टर की है वो यहाँ से की है कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बारे में जब उनका अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जा रहे हैं, वो उस अंतहीन सफ़र के लिए अग्रसर हैं, तो अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जा रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने चैप्टर की शुरुआत की है और वहाँ से उन्होंने बताने की कोशिश की है। कोई रोक टोक सके ना, कहाँ संभव है। अब यानी कि वो तो उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हें कौन रोक टोक थोड़ी सकता है। तो यही उन्होंने बताया है। और इस हुजूम में, इस भीड़ में आगे कौन चल रहे हैं? सालिम अली, अर्थात भीड़ पीछे चल रही है। जब कोई, आपने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भीड़ पीछे चलती है और जो सब होता है जो अर्थ, तो वो आगे चलता है। तो आगे आगे कौन चल रहे हैं? सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। मतलब जो उन्होंने बहुत सारे सफ़र किए, लेकिन ऐसा ही एक अंतहीन सफ़र है मौत। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब जब तो वो जिंदा थे सालिम अली, तो पक्षियों का ध्यान रखना और भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, मतलब सामान्य ज़िंदगी जीना। लेकिन ये जो सफ़र था और से भिन्न था। भिन्न क्यों था? क्योंकि ये आखिरी सफ़र था, अर्थात मृत्यु का सफ़र। तो ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यानी कि वो कैसे विलीन हो रहे हैं? उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। मतलब ऐसा पक्षी जो प्रकृति में जो पक्षी होता है, जैसे कि उसने गीत गाया और उसकी अकस्मात मतलब कोई मृत्यु हो जाए, तो वो आखिरी सफ़र है उनका और वो भी उसी पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं प्रकृति में। कोई अपने जिस्म की हरारत मतलब उष्णता, गर्मी, जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? मुझे लगता नहीं कोई इस सोई हुई पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। मतलब
पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना नहीं चाहते, लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं, और यह उनकी भूल है। क्यों? क्योंकि आज जन सामान्य जो है, जो मानव है, वो पक्षियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रखता, अच्छा व्यवहार नहीं करता। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा, कोई पक्षियों को कैद कर लेता है ना, कोई पक्षियों को पिंजड़े में रखता है, कोई बिक्री के लिए ले जाता है, और कोई इनको शिकारी कर देता है। तो ये उनके प्रति क्या है, एक तरह से क्या है, अत्याचार है। तो वो उसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों, मतलब जहाँ से पानी बहता है, झरने होते हैं, वो प्रकृति की नज़र को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने में उत्सुक रहते हैं। मतलब जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों, उनको भी वो, मतलब कहने का ये है, उनको भी वो बचाना नहीं चाहता, उनको भी अपने फ़ायदे के लिए वो प्रयोग करता है। कहीं पर जाएगा, टूरिस्ट पैलेस पर वो जाएगा घूमने इंसान, तो वहाँ पे क्या काम करेगा कि जब तक जाएगा तो उसे बहुत खुशी होगी, लेकिन वहाँ पर दुनिया भर का जितना भी अपने साथ लेकर जाएगा, कूड़ा करकट सब, पिंड, जितना भी चिप्स वगैरह के पैकेट लेकर सब वहीं पर फेंक आएगा। तो इससे क्या है, हमारी प्रकृति का नाश हो रहा है। आदमी की नज़र से देखने में उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता, मतलब झरना फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन में जन्मे मिथक, मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, और शोक माने चंचल, शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे, मतलब बर्तन फोड़े थे, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले कितना अच्छा माहौल रहा होगा, और उनकी यादों में जो बसा है, उन्होंने उसी को बताने की कोशिश की है। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा, और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत मतलब समझाएगा, चेतावनी देगा, हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ क्षणों में ही वो कहीं से आ टपकेगा, और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे सालिम अली के नाम से जानते हैं। कम उम्र की को सती तक, मतलब 100 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को थोड़ा कमज़ोर कर दिया था। मतलब यात्राओं को, मतलब जैसे जैसे वो जाते थे, अपना अनुभव लाते थे, तो शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि वो घूमने में ज़्यादा रहे, और पक्षियों की उन्होंने बहुत ज़्यादा देखभाल की, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। कौन सी रोशनी? जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। मतलब कहने का ये है कि वो बूढ़े तो हो गए थे, लेकिन लास्ट तक वो पक्षियों का ध्यान रखते रहे। लास्ट तक उनकी दूरबीन उनकी आंखों से उतर ना सकी, और हमेशा वो पक्षियों का ध्यान रखते रहे, और पक्षियों की पीड़ाओं को उन्होंने समझा। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर हम पहले बता चुके हैं उसका क्या मतलब होता है। वर्ड वाचर शायद ही
कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा जादू ही था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। अब कैसा जादू था? क्षितिज क्या होता है? क्षितिज जहाँ पर आपने दूर कहीं अकेले में कभी खड़े हुए हो, मैदान में, फील्ड में, तो वहाँ पर देखा होगा दूर लास्ट में आसमान और ज़मीन मिलते हुए से नज़र आते हैं, उसी को क्षितिज बोलते हैं। ये भी आपको पता चल गया होगा। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। मतलब उनके लिए प्रकृति में हर तरफ क्या थे? वो एक छोटी छोटी सूक्ष्मता से हर चीज़ को देखते थे, हर एक वस्तु को सूक्ष्मता से, और उसमें आनंद लेते थे। और अगर जो आम जनमानस भी ऐसे लेना सीख जाए तो बहुत चीज़ें बदल सकती हैं और हमारे पर्यावरण की और हमारे पक्षियों की बहुत रक्षा हो सकती है। यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसे गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, अब उनकी जो पत्नी का नाम क्या था उनका? तहमीना, काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, मतलब उनकी क्लासमेट उनकी रही थी। वह लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से वो मिले सालिम अली। साइलेंट वैली है केरल में, तो वो बिल्कुल शांत रहती है और रेगिस्तान की जो हवाएं चलती हैं उस विषय में उनकी कोई बात हुई होंगी, तो उन्होंने इस बारे में वहाँ पर बताया है। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब जैसे बूंद पड़ेगी ना, उनका कहने का मतलब है कि बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए वो नेता थे, कहने का मतलब उनका ये है। और आगे लेखक ने क्या बताया है, जाबिर हुसैन साहब ने, पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है अब जो सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो, मतलब चिड़िया का, गौरैया का गिरना। मुझे याद आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ जाता है कि सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या था? वो है द फॉल ऑफ स्पैरो, मतलब चिड़िया का गिरना। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद, D.H. लॉरेंस भी एक बहुत बड़े वर्ड वाचर थे जो इनसे पहले थे सालिम अली से। बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ बता सकती हैं, मतलब कुछ लिख सकती हैं, कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थीं, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, मतलब मैं इतना बता नहीं सकती, मुझे महसूस होता है। अब क्यों नहीं बता सकती, वो अब आगे बताया जाएगा। कितनी बड़ी बात वो बोल देंगी। मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया, ये देखो आप, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मतलब इतनी आत्मीयता थी पक्षियों से, इतना लगाव था कि गौरैया भी उनके बारे में बहुत सारी बातें जानती थी कि ये हमारा ख्याल रखते हैं। और ऐसा नहीं है, आप पक्षियों का, जानवरों का, इनका आप ख्याल रखोगे ना तो वो भी आपके साथ में आत्मीयता से जुड़ जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा दो बैलों की कथा में, उसमें जो झूरी और दो मोती, हीरा और मोती दो बैल थे, तो उनमें कितनी आत्मीयता थी अपने मालिक के प्रति। तो उसमें यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना
खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पहनाना, मतलब उसको अपनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन, अब उनको कहने का मतलब ये है, अब लेखक क्या बताना चाहता है कि उनको इतना प्रेम पक्षियों से कैसे हो गया, कैसे उनको वर्ड वाचर बना दिया। जब वो बचपन में थे तो उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। मतलब एक बार उनकी एयरगन से नीलेकंठ की गौरैया घायल हो गई थी, तो तब से ही उनको पक्षियों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और वो बहुत दुखित हुए, बहुत मन उनका बहुत दुखी हुआ था जब वो घायल हो गई थी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक माने प्राकृतिक जीवन के प्रतिरूप बन गए थे, मतलब उन्हीं की तरह, लॉरेंस की तरह। कौन? सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय, मतलब एक टापू से मतलब सीमित चीज़ें, जैसे कि ये जगह है, टापू का मतलब है एक घेरा या एक सीमित जगह, टापू की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी, मतलब घूमने की आदत, घुमक्कड़ उसको बोलते हैं, यायावरी से परिचित हैं, उन्हें मालूम होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए और खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटाएंगे। अब आगे देखेंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? और देखो कुछ यहाँ पर शब्दार्थ थे, वर्ड मीनिंग थे, इनको देख लेते हैं एक बार। गणना माते बनाना, हुजूम हम बता चुके थे, भीड़, वादी मतलब घाटी, सौंधी मिट्टी से पड़ने वाली, जब उसमें पानी पड़ जाता है तो उससे जो सुगंधित खुशबू आती है वो। पलायन मतलब दूसरी जगह चले जाना। नैसर्गिक प्राकृतिक या स्वाभाविक, हरारत उष्णता गर्मी, आबसार झरना। मिथक प्राचीन पुराकथाओं के तत्व, और शोक चंचल, और सती 100 वर्ष का समय। और उनको ये दे रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु उनकी कब हुई थी? 20 जून 1987। और उन्होंने फॉल ऑफ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें पक्षियों से संबंधित बातें मतलब वहाँ पे लिखी गई हैं। रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक इसका हिंदी अनुवाद है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है। और D.H. लॉरेंस के बारे में जान लेते हैं। 1885 में इनका जन्म हुआ और 1930 में मृत्यु हुई। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय हैं उनकी। प्रकृति पर ज़्यादा लिखी उन्होंने। और प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कैसा चैप्टर लगा, अपने कमेंट इस बारे में दें, और चैप्टर को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो। और सभी ने मन लगा के पढ़ा होगा और आप भी पक्षियों का ध्यान रख सकते हैं। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह है। धन्यवाद।